Good morning, students. This is your social science class. So, now we are starting with the fifth chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. Have you ever observed the types of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in around your school? क्या आपने कभी किसी bushes को, grasses को यानी small जो trees and plants होते हैं उनको observe करने की कोशिश की है या उन पे जो बर्ड्स होते हैं उनको? आर दे सिमिलर एंड देयर वेरिएशंस, क्या वो सेम होते हैं या अलग होते हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। और क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, हमने देखा अभी हम लास्ट के जो चैप्टर्स पढ़ के आए हैं उनमें, और इतने अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स हैं जिसमें डेली फीचर्स हैं, जिसके क्लाइमेट में इतना डिफरेंस है, तो वहाँ पे हमें ट्रीज़ प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? मतलब सेम एनिमल्स में लेकिन क्या क्या डिफरेंस हमें मिलेगा? लाइक बर्ड्स में, ठीक है, इंसेक्ट्स में, एनिमल्स में, मैमल्स में. Our country India is one of the 12 mega biodiversity country of the world. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, मेगा मीन्स बड़े और बायोडाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है, ठीक है। जो बड़ी जानी जाती हैं कंट्री बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब जिनके यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया भी इन्वॉल्व होता है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world. और इंडिया का 10th place है पूरे वर्ल्ड में एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। और प्लांट डाइवर्सिटी के लिए इंडिया पूरे एशिया में 4th नंबर पे जाना जाता है। There are about 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया। अगर हम अकेले इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही 15,000 टाइप्स के प्लांट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। There are 15,000 plants flowering in India, which account for 6% in the world, जो पूरे वर्ल्ड के एटलीस्ट 6% हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो टोटल वर्ल्ड में प्लांट्स हैं उसका 6% अकेला इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं जो नॉन फ्लावरिंग हैं, मतलब जो फ्लावर नहीं देते। 6% तो वो हैं जो फ्लावर्स देते हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं आते? फर्न्स, एल्गी एंड फंगी। India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. और जैसा कि इंडिया के प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, सेम उसी तरीके से इंडिया के एनिमल्स में भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। जिस अप्रॉक्सीमेटली अगर हम स्टडी करें तो इंडिया में 90,000 स्पीशीज़ हमें एनिमल्स की मिल जाती हैं, जो कि फ्रेश वाटर में है, लैंड में है, और मराइन वाटर यानी ओशियन जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब होता है कि प्लांट कम्युनिटी, मतलब सारे प्लांट्स नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एंड इट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन नहीं उगाते, जिससे हम कह सकते हैं फॉरेस्ट, ये जो खुद उग जाते हैं वो प्लांट्स जिन्हें ह्यूमन टच भी नहीं करते, मतलब ह्यूमन की पहुंच से दूर होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज विर्गिन वेजिटेशन, और हम इसको क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन जो कल्टिवेटेड मतलब जो उगाया जाता है क्रॉप्स और फ्रूट्स, वो भी इसका पार्ट है, लेकिन हम उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलते, उसे हम सिर्फ वेजिटेशन बोलेंगे। The virgin vegetation
which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have won from outside India are termed as exogenetic. ऐसी स्पीशीज़ जो इंडिया की हैं, जो इंडिया में ग्रो होती हैं, इंडिया की खुद की, हम उन्हें एंडेमिक और इंडोजेनेटिक बोलते हैं। और जो बाहर से लाई गई हैं प्लांट की स्पीशीज़, लाइक बाहर से लाके ग्रो करी गई हैं, जिनकी सीड या फिर बाहर के हैं, हम उनको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। The term flora is used to denote plants of a particular region or a period. कोई भी किसी टाइम का जो एक पीरियड का जो एक प्लांट होता है उसको हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। सिमिलरली द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड एज फॉना, और एनिमल स्पीशीज को फॉना बोलते हैं। मतलब हम प्लांट्स और एनिमल्स को और किस नाम से जानते हैं? फ्लोरा एंड fauna. Flora means plants and fauna means animals. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to following factors. और ये दोनों में डाइवर्सिटीज़ मतलब कि ये अलग क्यों होते हैं, तो हम इसके लिए कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से ये अलग होते हैं। रिलीफ यानी लैंड, ठीक है। कौन सा लैंड फॉर्म कैसा दिखता है, लाइक माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन, ये सब लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कहीं की भी लैंड वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई और वेट रीजन? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं जो ड्राई रीजन में हमें वेजिटेशन मिलेगी वही वेट रीजन में मिलेगी? क्योंकि ड्राई में तो कैक्टस मिलेगा और वेट रीजन में हमें वेट रीजन वाला लैंड वेजिटेशन मिलेगा। सेम जो माउंटेन्स पे मिलेगा जो वही प्लेन्स पे मिलेगा, जो प्लेटो पे मिलेगा, क्योंकि माउंटेन्स पे तो वो ट्रीज़ होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, निडल शेप की होती हैं, और प्लेन एरिया में नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। सो हर जगह के प्लांट्स डिफरेंट होते हैं उनके लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग। द फर्टाइल लेवल इज जनरेटली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। और अगर हम देखें तो किसी भी जगह का जो फर्टाइल लेवल होता है, यानी कि वो जगह कितनी उपजाऊ है, ये भी मैटर करता है। अगर ज़्यादा फर्टिलिटी होगी तो वेजिटेशन भी ज़्यादा होगा। The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. और जहाँ पे vegetation ज़्यादा होती है वहाँ पे wildlife भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे तो जानवर भी कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, तभी तो हम उन्हें वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। सॉइल, द सॉइल इज ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। हर जगह की सॉइल अलग होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। और हर अलग टाइप की सॉइल दूसरी उसकी वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, वाइल वेट एंड मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट द मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। जहाँ पे सैंडी और डेजर्टिक सॉइल होती है वहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस मिलती है, और जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, मार्शी या डेल्टिक, मार्शी मतलब दलदली एरिया या डेल्टिक सॉइल होती है, यानी जहाँ पे डेल्टा होता है जो रिवर बनाती है, वहाँ पे हमें पानी ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे मैनग्रोव मिलते हैं हमें, ठीक है। दिस द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। और अगर हम हिल स्लोप्स वाले एरिया देखें तो वहाँ पे हमें कॉनिकल लीव्स वाले ट्रीज मिलते हैं। हिल स्लोप्स पे जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स कॉनिकल शेप की यानी कोन के स्ट्रक्चर की होती हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट में मेन हमारा जो फैक्टर आएगा वो है टेम्परेचर। The character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with the humidity in the air. तो किसी भी जगह के क्लाइमेट पे वेजिटेशन पे डिफरेंस पड़ेगा। अगर क्लाइमेट जैसा होगा वेजिटेशन भी वैसे होगी। अगर हम चाहें ड्राई क्लाइमेट है बिल्कुल राजस्थान वाला हॉट क्लाइमेट और यहाँ पे कॉनिकल लीव्स वाले प्लांट हों तो वो पॉसिबल नहीं है। और वहाँ का प्रेसिपिटेशन और सॉइल पे भी, अगर प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल ज़्यादा होगा, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय, द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। अगर हम देखें हिल्स और जो हिल के स्लोप्स हैं बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, वहाँ की भी इवन वेजिटेशन में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो हिल स्लोप्स है वहाँ पे कोल्ड होता है और जो नीचे का एरिया है प्लेन एरिया, हिल्स मतलब फुट हिल्स वाला एरिया आता है, वहाँ पे
क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्म होता है, तो दोनों जगहों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है और वेजिटेशन भी अलग होती है। that affect the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation। और इससे क्या डिफरेंस होता है, मतलब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल एरिया आता है, फिर टेम्परेट और एल्पाइन, इस तरीके से हमें एरियाज़ में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। हम टेबल को देखेंगे जिसमें हम टेबल में 4 वेजिटेशन जोन्स देख सकते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। अब हम देखेंगे कि रेनफॉल कितनी होती है। ट्रॉपिकल में 24 डिग्री सेल्सियस तक होती है, सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हम अभी टेम्परेचर देख रहे हैं। देन टेम्परेट रीजन में 7 डिग्री सेल्सियस तक 17 डिग्री सेल्सियस एंड एल्पाइन में 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और एल्पाइन में सबसे कम टेम्परेचर होता है। फिर हम यहाँ पे टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर इन जनवरी के टाइम का देखेंगे, 18 डिग्री है ट्रॉपिकल में, फिर सब ट्रॉपिकल में 10 डिग्री से 18 डिग्री, टेम्परेट रीजन में -1 टू -10 डिग्री एंड एल्पाइन में बिलो 1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री, मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया में कम होती है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और एल्पाइन में बिल्कुल कम। तो हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ट्रॉपिकल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, इसलिए देखिए यहाँ पे नो फ्रॉस्ट, मतलब कोई बर्फ़ नहीं होगी। फिर सब ट्रॉपिकल में फ्रॉस्ट इज़ रेयर, बहुत कम एरियाज़ में होती है। टेम्परेट रीजन में फ्रॉस्ट, सम स्नो, कहीं कहीं स्नो और फ्रॉस्ट मिलेंगे, और एल्पाइन में तो हमें स्नो कवर्ड ही मिलेगा ज़्यादातर। नाउ अब हम नेक्स्ट जो फैक्टर देखेंगे वो हमारा है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट और पीरियड मीन्स की सनलाइट कितना देर सनशाइन होता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता जाता है सनलाइट में डिफरेंस आता जाता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनशाइन होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं होता और बहुत कम होता है। एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। क्योंकि समर्स में सनलाइट जो लंबे समय तक के लिए होता है, इसलिए वहाँ पे जो समर्स होते हैं वो भी लंबे होते हैं। प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। In India, almost the entire rainfall is brought by the advancing southwest monsoon June to September and retreating northeast monsoon। हमने पहले भी पढ़ा था और ये देखा था कि इंडिया में जो एडवांस मानसून होता है, जो आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो जून से सितंबर होता है और रिट्रीटिंग मानसून फेब के टाइम पे होता है, अक्टूबर या फिर कई बार दिसंबर पे। तो इस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्रॉप्स के लिए भी अच्छी होती है जो विंटर रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है जो के साथ साथ प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए। एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज़ कम्पेयर टू लेस। और जिन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे हमें ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम कंपेयर करें लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ को। तो जहाँ कम बारिश होगी ट्रीज़ भी कम होंगे और जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगे। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग? क्या आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन बींग के लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, एक ऐसा रिसोर्स, एंड प्ले और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट की जो एयर की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। प्लांट्स की टेंडेंसी होती है जो पॉइजनस गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो फ्रेश एयर होती है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट
control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities and offer panoramic और scientific view of recreation। और क्या क्या सपोर्ट करते हैं हमें ट्रीज एंड प्लांट्स, देख सकते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, और सॉइल इरोजन यानी जो मिट्टी उड़ जाती है, अगर वहाँ ट्री लगा हुआ है तो वो मिट्टी उसकी जड़ों में बंध जाएगी और उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, और जो स्ट्रीम है इसकी वजह से मतलब जो रिवर्स हैं वो फ्लो कर पाती हैं आराम से। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं जो इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ प्लांट से ही जाती हैं, लाइक मेडिकल इंडस्ट्री हुई, तो इस तरीके की इंडस्ट्री, वुड हुआ। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, और कई लोगों के लिए ये जीने का साधन होते हैं प्लांट्स, एंड ऑफर पैनोरमिक एंड साइंटिफिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन, और हम इनसे बहुत सारे रिक्रिएशन मतलब नई चीज़ों के आइडियाज़ ले सकते हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, और ये कई विंड को भी कंट्रोल करते हैं जिससे टेम्परेचर और रेन कंट्रोल में चलते हैं, क्योंकि हम सारा विंड का अभी सिस्टम समझ के आए हैं क्लाइमेट में, तो हम देख सकते हैं कि अगर ट्रीज़ और प्लांट्स विंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रेनफॉल और कैसे पूरे क्लाइमेट पे अफेक्ट आ सकता है। दे प्रोवाइड ह्यूमन टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और क्या कराते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, मतलब जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है, और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मतलब जंगली जानवर जो उनको रहने के लिए घर मिलता है। अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर सिटीज़ में आ जाएंगे, और सिटीज़ में आएंगे तो पब्लिक के लिए हार्मफुल होंगे। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, और इंडिया का जो वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है ना, रेनफॉल, फर्टिलिटी, इस टाइप से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सच एज द ग्रोइंग many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, कि एक तो जो कल्टिवेटेड लैंड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर सारी कल्टिवेटेड लैंड सिर्फ मतलब क्रॉप्स के लिए ले ली जाएगी तो फिर फॉरेस्ट कहाँ रहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म होने लग जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ज़्यादातर लैंड इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। फॉरेस्ट जो होते हैं वो सिटीज़ के बाहर के एरिया में होते हैं और इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ होती हैं, तो वो क्या करते हैं उस लैंड को इंडस्ट्रियल काम में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं फॉरेस्ट हटा के। एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन, या फिर माइनिंग के लिए या अर्बनाइजेशन यानी सिटी बनाने के लिए। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर, या फिर कुछ लैंड जो होती हैं ओवर ग्रेजिंग यानी एनिमल्स को मतलब उनके खाने के लिए यूज़ लिए जाते हैं कि उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, कुछ एनिमल्स जो पालतू होते हैं ताकि वो वहाँ से खा के और वापस आ जाएं। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस, जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का वो ज़्यादा है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे कम है। एक्सेप्ट इन सम इनसेसेबल रीजन्स, अगर कुछ हम ऐसे रीज़न देखें जहाँ वेजिटेशन बहुत कम होता है और कुछ बहुत ज़्यादा, लाइक हिमालयाज़, द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली। अगर हम देखेंगे हिमालयाज़ पे और जो हिली रीजन है और जो मरुस्थल यानी कि डेजर्टिक एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है। द वेजिटेशन इज़ मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सम ऑफ द प्लेस और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, और इन प्लेस पे जो हमने अभी देखे हिली एरियाज़, हिमालयाज़ एंड मरुस्थली, इन रीजन्स पे अगर वेजिटेशन होती भी है तो ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए कई बार उनको हटा देते हैं।